आज हम लोग को पढ़ना है टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी आर्टिफिशियल मीडियम में भी बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं प्लांट सेल्स हैव एबिलिटी to grow in an artificial medium. Production of new plants by the help of from isolated cells or small piece of tissue of plant in a suitable growth medium. Called tissue culture. क्या लिखा मैंने? नए पौधों का बनना किससे? या तो कोई सेल लो और या फिर कोई पुराने पौधे का छोटा सा हिस्सा, उस पुराने के पौधे के छोटे से हिस्से को एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में डालते लैब में, फिर उससे हम क्या करते हैं, नया पौधा बनाते हैं। आई बात समझ में? उन्होंने बोला है जो हम टिश्यू सेलेक्ट करते हैं ग्रोथ के लिए, सुटेबल ग्रोथ टिश्यू, ये जो हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हम नया पौधा बनाएंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। क्या कहते हैं? और ये जो एक्सप्लांट होता है जनरली अपन इसको कहाँ लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स, फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट। मतलब जैसे अगर कोई पुराना पौधा है तो उसके जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं, जो उगते हुए हिस्से, उस हिस्से को अपन क्या करते हैं? तोड़ते हैं। समझ में है? और उसको अपन सुटेबल ग्रोथ मीडियम में डालते हैं। ये जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं इनको अपन कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। इनका नाम होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये डिवॉइड ऑफ वायरस या इन्फेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रोइंग टिप्स होते हैं तो इनके ऊपर कोई वायरस या इन्फेक्शन, तो इनसे जब अपन एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, छोटा सा टुकड़ा लाके, तो वो इन्फेक्शन फ्री रहता है, तो उससे जो प्लांट बनता है उसमें भी कोई बीमारी नहीं रहती। समझ में आया? तो बेसिकली दिस मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर फ्री फ्रॉम एनी वायरस or infections. Getting my point? Okay. अब ये जिस मीडियम में अपन इस टिश्यू को लाके डालते हैं, ये मीडियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये मीडियम के पास मीडियम इन विच टिश्यू grow has all the nutrients and plant growth hormones। उसके पास क्या रहना चाहिए?
पूरे पोषण भी होना चाहिए और उस मीडियम के पास सारे ग्रोथ हार्मोन भी रहने चाहिए। तभी जिस मीडियम में अपन लाके वो डालेंगे पौधे का टुकड़ा, तभी उस मीडियम में वो उस टुकड़े से बनता है कैलस। क्या बोलते हैं? जुड़ने के बाद वो बनता है कैलस। कैलस यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रोथ जो थोड़ा बढ़ गया है उसको अपन क्या कहते हैं? कैलस बोलते हैं। समझ में आया? जब इसमें थोड़ी सी रूट्स आने लग जाते हैं, जब इनमें थोड़े रूट्स डेवलप होने लगते हैं, तो हम फिर इसको किस में डालते हैं? दूसरे मीडियम में, क्योंकि हर स्टेज को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जब ये कैलस बन जाता है तो फिर हम इसको वापस दूसरे मीडियम में डालते हैं। उस मीडियम में हैविंग डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स, जो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो दूसरे मीडियम में दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। फिर वो क्या होता है? उसमें से शूट बनने लगती है। तो जब उसमें रूट्स बन जाते हैं, शूट्स बन जाती हैं छोटी छोटी, तो फिर हम क्या करते हैं? इन प्लांटलेट्स को पहले नर्सरी में उगाते हैं। नर्सरी मतलब एक छोटा सा सॉइल वाला पार्ट, और फिर ले जाके इनको बाग बगीचों में लगाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम एक बार में बहुत सारे हजारों में प्लांट्स क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। आई बात समझ में? उन्होंने बोला है, हाँ, तो ये व्हाट आर द, समझ में आया टिश्यू कल्चर में क्या होता है सबको? टिश्यू कल्चर में क्या होता है? अपन कोई भी पुराने प्लांट का या तो कोई स्पेशल सेल, उस प्लांट का एक ऐसा सेल जो बढ़ सकता है, या फिर कोई ग्रोइंग टिप्स लेते हैं। और एक ग्रोइंग टिप्स को क्या कहते हैं? एक्सप्लांट या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू। उस मेरिस्मेटिक टिश्यू को एक केमिकल में डाला जाता है, टेस्ट ट्यूब में। वो जो केमिकल होता है उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन होने चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स होने चाहिए, उसमें से रूट्स बनने लगते हैं। जब रूट्स बनने लगते हैं तो हम उसको दूसरे मीडियम में डालते हैं। दूसरे मीडियम में अलग टाइप के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिसके कारण उसका तना भी बनने लगता है। फिर ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। फिर इन प्लांटलेट्स को नर्सरी में उगाया जाता है। जब ये नर्सरी में एक अच्छे पौधे बन जाते हैं तो फिर इनको मेन फील्ड में लगाया जाता है। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होता है? What are the advantages of tissue culture? पहला एडवांटेज ये होता है कि हमको डिसीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। दूसरा फायदा होता है वेरी फास्ट मेथड। सर ब्लू पेन नहीं है, है ना? अब हम इनको क्या करते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स लेबोरेटरी में होते हैं, इसलिए ये पूरे एनवायरनमेंट का भी इन पे कोई इफेक्ट, मौसम कभी खराब हो जाए तो एडवर्स एनवायरनमेंट does not affect them. बुरा मौसम उन पे कोई प्रभाव नहीं देता है। प्लांट जो मिलते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब बिल्कुल जैसे पेरेंट प्लांट होगा वैसे ही नया पौधा बनेगा। पांचवा, वेरी स्मॉल स्पेस इज नीडेड। बहुत छोटी जगह पे बहुत सारे पौधे उगा लेते हैं।
गेटिंग माय पॉइंट? तो टिश्यू कल्चर के ये बहुत सारे क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अपन ने अभी तक जितना पढ़ा वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही है। आज से अपन लोग पढ़ेंगे, केशव थोड़ा पीछे कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स। मतलब यहाँ पे सेक्स सेल्स का फ्यूजन होगा। सेक्स सेल्स को गैमेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? The fusion of two gametes, दो गैमेट्स मिलके टू फॉर्म क्या बनाते हैं? जाइगोट। टू फॉर्म जाइगोट, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। दो सेक्स सेल्स मिलके एक सेल बनाते हैं, उस सेल को अपन कहते हैं जाइगोट। और इस प्रोसेस को दो सेल का मिलके एक सेल बनना इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? तो ऑब्वियसली एक मेल सेक्स सेल होता है जिसको मेल गैमेट कहते हैं, और एक फीमेल सेक्स सेल होता है जिसको फीमेल गैमेट कहते हैं। ये दोनों मिलके एक सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं जाइगोट। आगे बात समझ में? जनरली मेल गैमेट्स यानी कि मेल सेक्स सेल्स मेल्स में पाए जाएंगे और फीमेल सेक्स सेल्स फीमेल में पाए जाएंगे। तो बेसिकली टू पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे अपने को टू पेरेंट्स होते हैं। जो मेल पेरेंट जो सेक्स सेल बनाता है उसको कहते हैं स्पर्म्स, और जो फीमेल सेक्स सेल होता है, जो फीमेल पेरेंट बनाता है, उसको कहते हैं ओवम। आई बात समझ में? तो मेल सेक्स सेल का नाम होता है स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल का नाम होता है ओवम। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, बेसिकली मेल बॉडी से एक सेल आता है जो इस तरीके का होता है, स्पर्म। ये एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म होगा, यस और नो, और न्यूक्लियस भी होगा। इसके पास पीछे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में? इसके कारण जो मेल सेक्स सेल होता है वो मोबाइल होता है। ज्यादातर मोबाइल मतलब मूव कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर। इस टेल लाइक स्ट्रक्चर के कारण वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन जनरली जो फीमेल सेक्स सेल होता है, जो स्क्वायर शेप का होता है, उसमें भी बहुत सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ये स्टेशनरी होता है, मतलब ये मूव नहीं करता, क्योंकि इसको ग्रो भी करना पड़ता है।
आती बात समझ में? तो तुमको पता है हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो 9th में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हो ना। जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ये सेक्स सेल नहीं, बोन सेल, ब्लड सेल्स, एनी काइंड ऑफ सेल यू आर हैविंग, उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस में। किसमें होते हैं? सेल के। और ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। जनरली हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। जो जीन्स होते हैं ना, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो इन क्रोमोसोम्स में ही पाई जाती है। मतलब हमारे बाल कैसे होंगे, हम पापा की तरह दिखते हैं, हम मम्मी की तरह दिखते हैं, हमारे दादाजी ऐसे थे। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स होते हैं, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स में होते हैं। आई बात समझ में? तो जो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल होता है, उनके पास जनरली ये सिर्फ और सिर्फ 23 पेयर्स नहीं होते, मतलब 46 नहीं होते। इसके पास 23 होते हैं और इसके पास हाफ। सिर्फ पूरी बॉडी में एक सेक्स सेल ही एक ऐसा सेल है जिसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। बाकी जितने भी बॉडी में हमारे सेल्स हैं, स्किन सेल, बोन सेल, सबके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हर चीज़ के हमारी बॉडी में 2 ऑप्शन होते हैं, एक डोमिनेट होता है, एक रिसेसिव होता है। स्किन कलर के 2 ऑप्शन, एक हमको मम्मी से मिला है, एक हमको पापा से मिला है। जो डोमिनेट होता है, हमारी स्किन का कलर वो हो जाता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली जो सेक्स सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस में सिर्फ, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो वो जाइगोट के पास टोटल कितने हो जाते हैं? आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने बोला है, हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जो बेबी कैसा होगा वो डिसाइड होता है इन क्रोमोसोम्स से। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? सेक्स सेल्स के थ्रू। मतलब सेक्स सेल्स के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है कि बेबी कैसे बनेगा। समझ में आया? तो बेसिकली सीधी सी बात है, इंसान पता बच्चा इंसान ही देगा। तो वो कैसे पता चलता है कि ऐसे 2 आँख होनी चाहिए, कुत्ता है तो एक पूंछ बननी चाहिए, कुत्ते के बेबी में ऐसे आना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन इन सेक्स सेल्स के अंदर होती है। मतलब ये समझ लो कि इन सेक्स सेल के अंदर वो केमिकल होता है जिससे डिसाइड होता है यूर होल स्ट्रक्चर। आ गई बात समझ में? आधा कंट्रीब्यूशन मेल सेक्स सेल देता है, आधा कंट्रीब्यूशन फीमेल सेक्स सेल देता है। और उन दोनों के पास इन 23 क्रोमोसोम्स में हजारों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक क्रोमोसोम के अंदर, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम के अंदर हमारी बॉडी की 100 कैटेगरीज डिसाइड हो जाती है। दांत, बीमारियां, ऐसे कितने हैं हमारी बॉडी में। पूरा हर चीज बताना पड़ता है, पता थोड़ी है, भगवान थोड़ी बनाता है। तो बेसिकली हर चीज के 2 ऑप्शन है। इफ दिस जीन इज फॉर स्किन कलर, ये जो जीन है क्रोमोसोम के अंदर, वो
वो स्किन कलर डिसाइड करेगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये या तो उसी के नीचे फिर दूसरा जीन, इट डिसाइड समथिंग एल्स। हेयर कर्ली होंगे, सीधे होंगे। तो ऐसी हमारी पूरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है इन 26-23 पेयर्स के पास। आखिरी बात समझ में, और उससे बनता है बेबी। हो गया। अब बेसिकली ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब होते हैं जिनके पास एक सेक्स सेल होता है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, जैसे कि हम, वी आर यूनिसेक्सुअल। सम प्लांट्स ऑल्सो हैव सेपरेट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट, लेकिन कई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है। और जैसे वी आर हैविंग फीमेल, फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल्स के पास मेल सेक्स ऑर्गन है। नोबडी इज बाइसेक्सुअल। लेकिन कई ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके एक ही फ्लावर में मेल सेक्स पार्ट भी होता है और फीमेल सेक्स पार्ट भी होता है एक ही फूल के अंदर। उसको अपन कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि उसके पास मेल सेक्स भी होता है और फीमेल सेक्स भी होता है। आई बात समझ में? तो उन लोगों को अपन कहते हैं बाइसेक्सुअल। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल होता है। एक ही अर्थवॉर्म मेल सेक्स सेल भी बना लेता है और फीमेल सेक्स सेल भी बना लेता है। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब उन्होंने बोला है ये जो जैमेट्स हैं जो फर्टिलाइज होते हैं, कभी कभी ये एक जैसे भी दिखते हैं, सेम शेप के भी होते हैं, और ज़्यादातर ये अलग अलग शेप साइज के भी हो सकते हैं। जैसे कि ये अलग अलग है, मेल सेक्स सेल अलग होता है और फीमेल सेक्स सेल अलग होता है। जनरली मैंने बताया फीमेल जैमेट्स इज लार्जर, फीमेल का जैमेट बहुत बड़ा होता है एंड इसमें बहुत सारा स्टोर फूड होता है। फीमेल सेक्स सेल बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा स्टोर फूड होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द जायगोट किसके पास होती है? फीमेल सेक्स सेल के पास होती है। फीमेल सेक्स सेल के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जायगोट को बड़ा करके बच्चा बनाएगा, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब उन्होंने बोला है मेल सेक्स सेल जो होता है वो मोटाइल होता है, मतलब ये घूम सकता है। अगर ये घूम सकता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गो टूवर्ड्स फीमेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल ही फीमेल सेक्स सेल के टूवर्ड्स जाता है, क्योंकि फीमेल सेक्स सेल तो स्टेशनरी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब उन्होंने बोला है ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का जो मिलना होता है, दिस फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दो तरीके के फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी मेल या फीमेल बॉडी के अंदर ये दोनों सेल मिलेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग, इट फर्टिलाइज
इन द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल की बॉडी में ही स्पर्म ओवम से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीबियंस में, जो समुद्र में जानवर, जनरली फ्रॉग्स। क्या करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कपलेशन, मतलब जब व्हेन फीमेल फ्रॉग एंड मेल फ्रॉग आर हैविंग रिप्रोडक्शन, कपलेशन, जब उनकी मेटिंग प्रोसेस चल रही होती है मेल फ्रॉग की और फीमेल फ्रॉग की, तो मेल फ्रॉग भी बाहर ही स्पर्म्स पानी में जनरेट करता है और फीमेल फ्रॉग भी बाहर ही ओवम जनरेट करता है, किसी की बॉडी में नहीं। एट द टाइम ऑफ कपलिंग या मेटिंग मेल फ्रॉग अपना सारा स्पर्म पानी में निकालता है एक साथ, बहुत सारे स्पर्म्स आ जाते हैं। और सेम टाइम पे सेम एनवायरनमेंट में फीमेल फ्रॉग्स भी इसमें क्या जनरेट कर देता है, ओवम्स। आई बात समझ में? तो उसमें से कुछ स्पर्म्स इन ओवम्स में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, दे गेट फर्टिलाइज्ड, और ये फिर बाहर क्या बन जाते हैं, एग्स। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी जरूरी नहीं होता कि जो जो एग बनाते हैं वो सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, लेकिन जब जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बर्ड में हो जाता है, तब वो अंडे को अपनी बॉडी से जाइगोट को बाहर छोड़ देती है ना, समझना है? फिर उसकी देखभाल बाहर होती है, वो बच्चा बाहर बढ़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? अब एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब ये अपन ने अभी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, एक ही प्लांट के हिस्से से नया बन रहा था, है ना। अभी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट से अलग अलग सेल आते हैं, मिलते हैं, नया बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, यस और नो? सब ह्यूमन बीइंग है, सब सेम स्पीशीज है, लेकिन वेरिएशंस बहुत। गन्ने का पौधा गन्ना ही देगा क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिकली सेम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इंसान के अंदर वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस आने के कारण कोई कोई कोरोना से लड़ पा रहा है, कोई कोई। अगर ये वेरिएशंस नहीं होते तो सबके साथ यदि एक बार 40 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता और सब मर जाते, लेकिन हर एक की बॉडी अलग अलग तरीके से डेवलप है। किसी की बॉडी में गर्मी सहन करने की बहुत क्षमता है, किसी की बॉडी में नहीं है। इसके कारण नई स्पीशीज का जन्म होता है। धीरे 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 ये वेरिएशंस एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे पहले के लोग खूब लंबे लंबे होते, देखा राजा महाराजाओं के गेट पूरे सौ। अब क्या होती जा रही है, स्पीशीज बदलती जा रही है। जीन्स कैसे होते जा रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये जब वेरिएशंस थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इयर्स तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बनती है नई प्रजाति। क्या पता आने वाले ह्यूमन बीइंग के कान बड़े बड़े हो जाता है, बट इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू जनरेट अ न्यू स्पीशीज। लेकिन ये वेरिएशन से ही आते हैं। आई बात समझ में? तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये इंसान में वेरिएशंस पैदा करता है।
जैसे कि अगर गन्ने की खेती है, एक जैसी है, अगर वो कुछ एक एडवर्स कंडीशन के लिए प्रिपेयर नहीं है तो सारे गन्ने आई बात समझ में, आई थिंक मैं कहूँ। लेकिन कोरोना में इंडिया के लोग ठीक हो रहे हैं, वी आर बॉडी इज अडॉप्टेड फॉर दैट। हमको ऑलरेडी इतनी गंदगी में रहने की आदत है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आज कल